अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 14। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15, वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बुक की सीरीज के मुताबिक मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, वरना ये जो टॉपिक्स था ये बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले होता है ये टॉपिक्स, लेकिन मैं बुक का जो सीरीज है उनके मुताबिक चलूँगा ताकि आपका कोई लेक्चर या कोई टॉपिक ज़ाया ना हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन आपके पास जो है वो है बाय जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लैंक्स इन 1900। कौन सी सन में इसने थ्योरी पेश किया? 1900 में इसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पेश किया, जो कि जर्मन का फिजिशियन था, फिजिस्ट था। इस थ्योरी के बाद इसको नोबेल प्राइज भी मिला इस थ्योरी की बुनियाद के ऊपर। ये जो टॉपिक है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसको हमने फिजिक्स का जो टॉपिक है क्लास सेकेंड ईयर में ये टॉपिक्स मौजूद है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से ये टॉपिक वहां पे मौजूद है। यही टॉपिक्स है, यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, उसका जो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, लेकिन वहां पे इसका नाम क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सबसे पहले इसके पास्टुलेट क्या थे, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर इनके पास्टुलेट आते हैं कि आपने 4 या 5 पास्टुलेट लिखने, और साथ ही मैं आपको समझाऊंगा भी ताकि आपको समझ में भी आए, तो आपके लिए वहां पे पेपर में लिखना आसान होगा, आपसे ये भूलेगा नहीं अगर आपने इस पास्टुलेट को कंसेप्ट से याद किए। अगर कंसेप्ट के बगैर आपने याद किए तो फिर आपसे वहां पे ये जितने भी पास्टुलेट है वो भूल जाते। नंबर 1 जो आपके पास पास्टुलेट है वो है एनर्जी इज नॉट इमीडिएट एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। अच्छा, इससे पहले थ्योरी रदरफोर्ड ने अपने थ्योरी में कहा था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंटिन्यूसली फॉर्म में एनर्जी रिलीज भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है, जो कि उसने गलत कहा था रदरफोर्ड ने। प्लैंक्स ने क्या कहा कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है और इमिट्स भी नहीं करता है कंटिन्यूसली फॉर्म में। अच्छा, किस बुनियाद पर इसने कहा कि ये कंटिन्यूसली फॉर्म में एब्जॉर्ब भी नहीं करता है और रिलीज भी नहीं करता है? इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इट इमिट या एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। ये एनर्जी को इमिट्स भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। कौन सी फॉर्म है? क्वांटम फॉर्म में। अब क्वांटम फॉर्म क्या होता है? क्वांटम का मतलब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक खास एनर्जी होती है। ठीक है, उस खास एनर्जी को, एनर्जी का जो एक खास फॉर्म है उसको हमने क्या नाम दिया? क्वांटम। In the case of light, in the case of light, quantum is known as photon. ठीक है, लाइट के केस में हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? फोटॉन का नाम दे सकते हैं। सबसे पहले बोहर का जो पहला पॉइंट है, वो बोहर का नहीं, सॉरी, प्लैंक्स का जो पहला पॉइंट है वो उसने क्या कहा कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, रिलीज भी नहीं करता है, कंटिन्यूसली फॉर्म में, कंटिन्यूसली फॉर्म में ये एब्जॉर्ब भी नहीं करता है और इमेट्स। एग्जांपल, ये आपके पास एक बॉडी है, कंटिन्यूसली फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ये अब यहां से इससे एनर्जी जा रही है। ठीक है, ये आपके पास एक एनर्जी का फॉर्म मैंने बनाया, ये इससे एनर्जी जा रहा है, बल्कि ये कंटिन्यूसली फॉर्म में नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूसली फॉर्म में होते हैं। एग्जांपल, ये इस तरीके से होते हैं, पैकेट की सूरत में होते हैं। ठीक है, एग्जांपल, ये एक पैकेट आपके पास बना, ये दूसरा पैकेट बना, ये तीसरा। ठीक है, इससे पैकेट की फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ये किस बुनियाद के ऊपर कहा? इससे पहला जो टॉपिक्स था, टॉपिक्स स्पेक्ट्रम के बारे में जो मैंने डिस्कस किया था, वहां पे था लाइन स्पेक्ट्रम, और लाइन को हमने डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का नाम भी दिया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम तीसरा नाम था, और साथ ही हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में हमने स्टडी किया था। जितने भी एटम है इससे जो स्पेक्ट्रम बन रहे थे वो कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम नहीं बन रहे थे, बल्कि डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनते थे। तो इस बुनियाद पर प्लैंक्स ने क्या कहा कि ये कंटिन्यूसली नहीं है बल्कि डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम बनाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है। तो इसका जो एनर्जी है वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूसली फॉर्म में होगा। इस बुनियाद पर इसने ये कहा था कि ये कंटिन्यूसली फॉर्म में एनर्जी को ना रिलीज कर दे ना एब्जॉर्ब कर दे। किस बुनियाद पर? स्पेक्ट्रम की बुनियाद पर। कौन सी स्पेक्ट्रम की बुनियाद पर? क्योंकि इस एटम से जो स्पेक्ट्रम बने थे वो कौन सा स्पेक्ट्रम बना था? जितने भी एटम के ऊपर इसने जब एक्सपेरिमेंट किए
तो वहां पे जो स्पेक्ट्रम बना रहा था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बना रहा था बल्कि डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम यानी लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा था। इस बुनियाद पर इसने कहा कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी रिलीज भी नहीं करता और एब्जॉर्ब भी नहीं करता, बल्कि ये डिसकंटिन्यूसली फॉर्म में एनर्जी को रिलीज भी करता है, एब्जॉर्ब भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पेक्ट्रम जब बनाते हैं तो वो भी डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे इन द केस ऑफ लाइट क्वांटम इज नोन एज फोटॉन। क्वांटम को हमने लाइट के केस में क्या नाम दिया? फोटॉन। हर फोटॉन को क्वांटम कह सकते हैं लेकिन हर क्वांटम को फोटॉन नहीं कह सकते। इसका क्या मतलब है? एग्जांपल, यहां पे मैंने एक पॉइंट यहां पे लिखा भी है आपके पास, द क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड फोटॉन। विजिबल लाइट के जो क्वांटम होते हैं, एग्जांपल लाइट का एग्जांपल आपके पास बल्ब है, उसका जो रोशनी है उसको आप फोटॉन कह सकते हो, उसको आप क्वांटम भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो विजिबल लाइट है। एक होता है इनविजिबल लाइट। इनविजिबल लाइट को आप फोटॉन नहीं कह सकते हो लेकिन क्वांटम कह सकते हो। जितने भी विजिबल लाइट है उसको आप क्या कह सकते हो? फोटॉन, और साथ ही क्वांटम भी कह सकते हो। जितने भी इनविजिबल लाइट है उसको आप क्वांटम कह सकते हो लेकिन फोटॉन नहीं कह सकते। एग्जांपल, ठीक है, यह भी आपको उम्मीद है समझ में आया होगा फोटॉन और क्वांटम में क्या फर्क है। फोटॉन में यह फर्क है कि हर क्वांटम को आप फोटॉन नहीं कह सकते, हर क्वांटम का मतलब यह कि हर रेडिएशन को आप फोटॉन नहीं कह सकते हो, हर लाइट का जो रेज है उसको आप फोटॉन नहीं कह सकते हो, लेकिन वो लाइट जो विजिबल है उस लाइट को आप क्या कह सकते हो? फोटॉन। एग्जांपल, इससे पहले लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था। आपके पास जितने भी विजिबल लाइट थे जो कि 7 कलर में वो स्पेक्ट्रम डिवाइड हुआ था, उस 7 को आप क्या कह सकते हो? फोटॉन। बाकी जो थे, जो एक्स रेस थे, इस तरीके से जो गामा रेस थे या अल्फा रेस, वो इनविजिबल, या एक्स रेस वो इनविजिबल थे, उसको आप फोटॉन नहीं कह सकते हो, क्वांटम कह सकते हो। हर फोटॉन को क्वांटम कह सकते हो लेकिन हर क्वांटम को आप फोटॉन नहीं कह सकते। फोटॉन का मैंने आपको मतलब बताया कि विजिबल लाइट को आप, विजिबल लाइट का जो क्वांटम है उसको आप फोटॉन कह सकते हो, ठीक है। अब आपके पास जो दूसरा पॉइंट है, क्वांटम इज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्वांटम का मतलब यह है कि यह एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, यह एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक फॉर्म है। उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो फॉर्म है उसको हमने क्या नाम दिया? क्वांटम। एनर्जी ऑफ ईच शेल इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब यह है कि एग्जांपल, यहां आपके पास न्यूक्लियस, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, इसका एनर्जी, इन दोनों का एक स्पेसिफिक एनर्जी होगा। एग्जांपल, इसका 15 जूल है और उसका एग्जांपल 10 जूल है, क्योंकि न्यूक्लियस के जो करीब शेल होते हैं उनके पास एनर्जी कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, जो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनके पास एनर्जी भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका 15 जूल बिल्कुल फिक्स है और इसका 10 जूल सेकेंड जो शेल है, यानी हर शेल का जो एनर्जी है वो क्या है? वो बिल्कुल फिक्स है। यानी एनर्जी ऑफ ईच शेल इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है इंडेफिनिट या स्पेसिफिक, ठीक है। हर शेल का जो एनर्जी है वो बिल्कुल खास एनर्जी है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। एग्जांपल, यहाँ पे 15 जूल 15 ही रहेगा, वहां पे 10 जूल 10 ही रहेगा। एग्जांपल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जंप करना है तो इसने 5 जूल एनर्जी और एब्जॉर्ब करना है, तो फिर यहाँ पे आ सकते हैं। एग्जांपल, अगर इसने 4.9 जूल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की तो फिर भी यहाँ पे ये जंप नहीं कर सकते बल्कि वापस अपनी ही शेल में ये जंप करता है, ठीक है। हाँ, अगर 5 जूल इसने एब्जॉर्ब की तो यहाँ पे ये जंप कर सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन ने दोबारा 15 जूल एनर्जी रिलीज की, इमिट्स की, तो ये यहां से जंप करता है फर्स्ट शेल। अस्टुलेट नंबर 4 जो आपके पास है, द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि एग्जांपल, यहां आपके पास दो चीजें, मैं एक बढ़ा रहा हूं दूसरा भी बढ़ रहा है, इसको कहते हैं डायरेक्टली। एक को बढ़ाने से दूसरा जब बढ़ता है इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टली। लेकिन अगर मैं एक को बढ़ा रहा हूं दूसरा कम हो रहा है, इसको कहते हैं इनवर्सली, ठीक है। एक चीज आप बढ़ा रहे हो दूसरा कम हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? इनवर्सली, ठीक है। अब यहां पे आपके पास क्या है? एग्जांपल, द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो आपके पास है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? फ्रीक्वेंसी के। अच्छा, फिजिक्स में ये आपके पास ये जो सिंबल है बी का सिंबल, इसको हम कहते हैं न्यू, ठीक है। ये फिजिक्स में हम एफ से भी शो करते हैं, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, लेकिन केमिस्ट्री में इसको हम न्यू से शो करते हैं, ठीक है। एन यू न्यू, ठीक है। अब आपके पास इस प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हटाने से यहां पे कांस्टेंट लगा जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है वो 6.63 10⁻³
-34 जूल सेकेंड। यूनिट कैसे? यूनिट इस फार्मूले के थ्रू आप फाइंड कर सकते। अब एग्जांपल यहां पे इस फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है ये भी आप पुट कर सकते हो। कैसे? एग्जांपल आपने मेट्रिक का जो फिजिक्स बुक के क्लास में वहां पे हम इक्वेशन के बारे में स्टडी करते थे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहां पे जो v है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यानी ये वेलोसिटी जो ये स्पीड ऑफ लाइट, इसको मैंने c से, c आपके पास क्या है? कांस्टेंट होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। इसका जो स्पीड ऑफ लाइट का जो वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये c का वैल्यू है। तो v की जगह मैंने c पुट किया और फ्रीक्वेंसी की जगह इसका जो अपना सैंपल है न्यू और लेमडा की जगह ही जाए। मुझे न्यू का वैल्यू चाहिए तो लेमडा डिवाइड में आएगा c अपॉन लेमडा, ये रहा न्यू। इस इक्वेशन के अंदर जब आपने पुट किया E इज इक्वल टू, तो यहां पे आपके पास क्या आएगा? h तो वही है hc अपॉन लेमडा, hc अपॉन लेमडा, ठीक है। ये न्यू की जगह यहां पे वैल्यू मैंने सिर्फ पुट किया यहां। यानी एग्जांपल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का, लेकिन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा का। कैसे? ये आपके पास, ठीक है, ये अब बिल्कुल इसका फासला बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहां से यहां तक बिल्कुल जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि एग्जांपल इस वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या इसका एनर्जी ज्यादा है या इसका एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो आपने चेक करना है लेमडा। एग्जांपल लेमडा कैसे? यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या कहते हैं? लेमडा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ। ये जो आपके पास, इसको कहते हैं क्रस्ट, इसको भी क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, ठीक है। अपर जो पार्ट से वेव का उसको क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। लोअर जो पार्ट से उसको ट्रफ कहते हैं। ये आपके पास ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक इसको भी लेमडा कह सकते हो, यहां से लेकर यहां तक इसको भी आप लेमडा कह सकते हो, यानी वेवलेंथ। अब आपने मुझे बताना है यहां से यहां तक, ठीक है, ये आपके पास लेमडा है, और इसमें यहां से यहां तक, तो लेमडा किसका ज्यादा होगा? आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इसका लेमडा कम है और इसका लेमडा ज्यादा। यहां पे आपके पास जो वेव बने 1 2 3 4 5, यानी वेव, वन वेव यहां से लेकर यहां तक एक वेव, दूसरा यहां से लेकर यहां तक टू वेव, तीसरा यहां से लेकर यहां तक 3, चौथा यहां से लेकर यहां तक 4। यहां पे 4 वेव बने इस डिस्टेंस में। कितने वेव्स बने? 4 वेव्स पर सेकेंड। एग्जांपल, ये एक सेकंड में इस पॉइंट से कितने वेव पास हुए? 1 सेकंड में इस पॉइंट से, ठीक है। कितने वेव? 4। और यहां से लेकर यहां तक 1 वेव, यहां से लेकर अनदर वेव यहां पे, और यहां से लेकर ये हाफ, यानी 1 to 2.5 वेव्स पर सेकेंड। यहां पे कितने वेव? 4 वेव्स पास हुए एक सेकंड में, और यहां पे कितने वेव पास हुए? 2.5 वेव्स पास हुए कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ये हमने इसका फ्रीक्वेंसी भी यानी फाइंड किया 2.5 हर्ट्ज, ठीक है, और ये 4 हर्ट्ज। तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसका लेमडा कम है और उसका लेमडा ज्यादा है। लेमडा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है? इसका एनर्जी भी कम होगा, फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। आपके सामने है कि एनर्जी डायरेक्टली है, सॉरी इनवर्सली है किससे? लेमडा से। तो यहाँ पे मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाया कि ये 2.5 वेव्स कम आए और ये 4 वेव्स आए, बिल्कुल फासला सेम है, ठीक है। तो इन बुनियाद पर ये इक्वेशन के थ्रू ये इनवर्सली लेमडा से, वेवलेंथ से। एनर्जी जितना ज्यादा होगा लेमडा कम होगा, एनर्जी जितना कम होगा लेमडा ज्यादा होगा। जब एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी, लाजमी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि एनर्जी ज्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से वेव का पास होना लेकिन 1 सेकंड, उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। जिस तरीके से यहाँ पे इस पॉइंट से कितने वेव पास हुए? 2.5। इस यहाँ पे इस पॉइंट से दोबारा कितने वेव पास हुए? 4 वेव्स, क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा था, इसका एनर्जी कम था, ठीक है। ये था आपके पास चौथा पॉइंट जो था, उसका जो डिटेल था उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये इक्वेशन कहां से आ गया इसका भी मैंने आपको बता दिया। बाकी इसका जॉल सेकंड जो यूनिट है वो यहां से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चौथे नंबर पे आपके पास कितने पॉइंट टोटल? 1 2 3 4 5। चौथा जो पॉइंट है, द क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड फोटॉन। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फोटॉन, आपके पास विजिबल लाइट को हम क्या कहते हैं? विजिबल लाइट का जो क्वांटम होता है उसको हम फोटॉन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो छठा पॉइंट है, ईच क्वांटम ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। हर क्वांटम, जो भी क्वांटम है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। कौन सी फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में।
अब वेव्स क्या होते हैं? अच्छा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के ऊपर तो जगह नहीं है, डिफिनेशन आपने राइट डाउन करने, ठीक है, अपने साथ लिख लें। तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा अभी एग्जांपल। वेव सबसे पहले आपके पास क्या है, अब मैंने आपको समझाया भी कि यहां से लेकर यहां तक, यानी ये जो आपके पास है इसको क्या कहते हैं, वेव्स, लेकिन ये वन वेव्स है। यहां से यहां तक कितने वेव्स है, वन वेव्स। इस तरीके से यहां से लेकर यहां तक फिर टू वेव्स हुए, यहां से यहां तक वन, और ये अनदर वन, ठीक है, ये टोटल कितने हुए, टू वेव्स। अब वेव्स का डिफिनेशन क्या है? अब वेव का जो डिफिनेशन है वह आप अपने पास लिखो, द मीडियम विच कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो बुक में जो आपके पास डिफिनेशन है, द मीडियम विच कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड वेव्स। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास एनर्जी को ट्रांसफर करना, इसको क्या कहते हैं, वेव्स। दूसरे नंबर पे आपके पास फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया, एक होता है वेव लेंथ, लेमडा, ठीक है। लेमडा का जो डिफिनेशन है वो भी अपने पास लिखो, लेमडा का क्या डिफिनेशन है, ठीक है, ये लेमडा वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ या टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, एग्जांपल यहां से लेकर ये एक क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट, यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या कहते हैं, लेमडा, जो भी मैंने आपको समझाया भी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज लेमडा। लेमडा का जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर, और आपके पास मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। एग्जांपल, लेमडा अगर बिल्कुल छोटा है तो ये यूनिट आपने, सेंटीमीटर से अगर छोटा है तो माइक्रोमीटर है, आपके पास नैनोमीटर है। इस तरीके से आपके पास एंगस्ट्रॉम, और साथ ही आपके पास जो यूनिट है लेमडा का, पिकोमीटर, ठीक है, पीएम, पिकोमीटर। ये आपके पास लेमडा का यूनिट है, और साथ ही एक दूसरा आपके पास होते हैं वेव नंबर, ठीक है, वो भी इससे रिलेटेड है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वेव्स नंबर क्या होते हैं? इसका जो डिफिनेशन है वो भी आप अपने पास लिख लें, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ यूनिट लेंथ इज नोन एज वेव नंबर। एग्जांपल, एक खास लेंथ से वेव जब पास होते हैं उसको क्या कहते हैं, वेव नंबर। एग्जांपल, वेव नंबर आपने फाइंड कैसे करना है, ठीक है। एग्जांपल, यहां से लेकर यहां तक ये वन वेव्स है, वन वेव्स यहां से यहां तक, तो ये इसका मतलब है ये वन है, वन नंबर, वेव नंबर कितने, वन। लेकिन यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ये आपके पास कितने, टू वेव नंबर। जितने वेव्स होंगे इतने इसका वेव नंबर होंगे, ठीक है। यहां से आप इसका अंदाजा लगा सकते हो वेव से कि यहाँ पे वेव नंबर कितने, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां से यहां तक वन वेव, यहां से यहां तक अनदर वेव, यहां से यहां तक फिर अनदर वेव, ठीक है। तो यहां तक कितने नंबर है, थ्री नंबर, ये था वेव नंबर। यहां से ये कितने, टू वेव नंबर हुए, यहां से यहां तक कितने वेव नंबर हुए, थ्री। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि एग्जांपल, ये आपके पास यहां से यहां तक तो वन वेव था, ठीक है, और यहां से यहां तक इसको भी हमने क्या नाम दिया, लेमडा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ इज नोन एज लेमडा। लेकिन यहां से लेकर यहां तक द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ, वो तो अलग, यहां से मैंने बता दिया। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लेमडा कह सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल इसके इक्वल होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। तो डिफिनेशन द लेमडा का जो दूसरा डिफिनेशन है वो आप ये भी कर सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। ये था आज का लेक्चर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।